Hi students, myself Professor Vikas Shukla. Today I am going to take my 10th lecture of some basic concept of chemistry means SBC chapter. मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्वांटिटेटिव एनालिसिस का पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो बनाया था और उन दोनों वीडियो में मैंने टोटल 8 डिफरेंट टाइप के क्वांटिटेटिव एनालिसिस के फार्मूले बताए थे। सारे फार्मूले मैजिकल फार्मूले हैं, बहुत ही जादूगरी फार्मूले हैं। इनसे आप क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल्स को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर मिस किया है तो आप जरूर देखिए, सीखिए। जेई के, नीट के, है ना, 11th 12th सभी क्लासेस के न्यूमेरिकल्स आसानी से हो जाएंगे। आज उसी सीरीज में मैं पार्ट 3 वीडियो लेकर आ रहा हूं और मैं नवे फार्मूले से शुरू कर रहा हूं। और ये फार्मूला क्या है? अगर इस फार्मूले की मैं बात करूं तो ये 9th फार्मूला हो गया। इस फार्मूले को कहेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन और इसका सिंबल x होता है। ये मोल फ्रैक्शन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। मोल फ्रैक्शन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि मोल के फ्रैक्शन को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। किसी भी सॉल्यूशन या मिक्सचर में किसी भी कंपोनेंट, चाहे वो सॉलिड कंपोनेंट हो चाहे सॉल्वेंट कंपोनेंट हो, उसके जितने भी मोल्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट हैं उनके मोल्स के बीच में किसी कंपोनेंट के, चाहे सॉल्यूट या सॉल्वेंट के जितने भी मोल्स प्रेजेंट होते हैं, इसी को उसका मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि मोलैरिटी का यूनिट होता है, मोलैलिटी का होता है, नॉर्मेलिटी की यूनिट होती है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की यूनिट होती है। लेकिन मोल फ्रैक्शन एक ऐसा फार्मूला है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो अगर हम लोग इसके यूनिट की बात कर रहे हैं तो ये इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये यूनिटलेस होता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये डायमेंशनलेस होता है। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि अगर किसी क्वांटिटी की कोई डायमेंशन नहीं होती है, वो डायमेंशनलेस होता है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी कोई यूनिट भी नहीं होती है, यूनिटलेस होता है। अब अगर हम मोल फ्रैक्शन के फार्मूले की बात करें तो मोल फ्रैक्शन का क्या फार्मूला होगा? ये देखिए, ये मोल फ्रैक्शन जिसका सिंबल x है, इसका फार्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट। और वो कंपोनेंट क्या हो सकता है? वो सॉल्यूट या सॉल्वेंट कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन या मिक्सचर। इसी को हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ये जो आपके सामने मोल फ्रैक्शन का फार्मूला दिख रहा है, ये मेन फार्मूला है, ये मदर फार्मूला है, ये पेरेंट फार्मूला है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे पास कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? ऐसे सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया है कि सॉल्वेंट कंपोनेंट तो हमेशा एक ही होता है, ऑलवेज वन। और अगर इसमें एक तरीके का सॉल्यूट है तो ऐसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे वाटर में मैंने शुगर मॉलिक्यूल को डिजॉल्व कर दिया, वाटर में मैंने किसी सॉल्ट को डिजॉल्व कर दिया, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। एटमॉस्फेयर में केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर, ये बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अगर कोई बाइनरी सॉल्यूशन है और उस बाइनरी सॉल्यूशन में मैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो ये देखिए, ये मोल फ्रैक्शन x1 मैंने बोला, ये सॉल्वेंट के लिए है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के मोल्स को तो मैं सिंबल N1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं,
डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट के मोल्स। तो ये देखिए हम लोग कहेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के मोल्स का मतलब क्या हो गया, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट के मोल्स के सम को कहते हैं। अगर इसी को मैं और सिंप्लीफाई करूं तो ये N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इसको कैसे कहेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि W1 डिवाइडेड बाय M1, फिर इसी तरीके से यहाँ पे W1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस W2 डिवाइडेड बाय M2। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे W1 और W2 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन ग्राम। कैपिटल M1 और कैपिटल M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट रिस्पेक्टिवली। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। तो इस फॉर्मूले से आपने देखा कि हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के यूज से। इसी तरीके से अगर हमको फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को X2 सिंबल से मैंने रिप्रेजेंट किया है, यह सॉल्यूट के लिए है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल्स को मैंने सिंबल N2 से रिप्रेजेंट किया है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट के मोल्स। तो ये देखिए ये हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का मोल्स का मतलब क्या हो गया, N1 प्लस N2 हो गया बेटा। अगर मैं N2 को सिंप्लीफाई करता हूँ तो इसको कहूँगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फिर इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको कहूँगा गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस तरीके से मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ इसी फॉर्मूले को। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि हम लोग इंडिविजुअली सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मोल्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर मैं आगे बात करता हूँ, अगर हमको दोनों में से किसी भी सॉल्वेंट या सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता चल गया है तो ये फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक का हम लोग जैसे X1 का फाइंड आउट कर लिए इस फार्मूले से, तो X2 का हम लोग बहुत सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। या X2 सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आइए देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस बात को समझिएगा। देखिए आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई बाइनरी सॉल्यूशन है तो उस बाइनरी सॉल्यूशन में ये सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये बातें ऑलवेज, ये हमेशा ऐसा होता है ऑलवेज। यानी कि अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मान लीजिए 0 है तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल होगा, या सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अगर 0 है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल होगा। यानी कि किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन यूनिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कि हमको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का इस फार्मूले से मैंने फाइंड आउट कर लिया, तो X1 सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के लिए मुझे ये फार्मूला यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यह X1 इक्वल टू 1 माइनस X2 अगर ऐसे कर देंगे तो इससे हमको किसका आ जाएगा मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। ये देखिए ये किसका मोल फ्रैक्शन है, सॉल्वेंट का, ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए कि हमको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पता है तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को बहुत इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, X2 इक्वल टू 1 माइनस X1, इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो X2 है, X2 हम लोग क्या कहेंगे, ये कहलाएगा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। फिर यहीं पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, मैं इरेज करने जा रहा हूँ। ये देखिए
अगर मैं बात करूं कि कोई ऐसा सॉल्यूशन है, कोई ऐसा मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट के बहुत ही सारे कंपोनेंट्स हैं, N1 उनके नंबर ऑफ मोल्स N1, N2, N3, N4, N5 ऐसे करते हुए इनफाइनाइट तक हैं, और किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कंपोनेंट हमेशा एक ही होता है, लेकिन जो नंबर ऑफ सॉल्यूट होता है वो एक या एक से अधिक इनफाइनाइट तक हो सकता है। वो डिपेंड करता है, खुद की सिचुएशन पर डिपेंड करता है, कंडीशंस पर डिपेंड करता है, जो कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के वीडियो में कि हम लोगों के सिलेबस में चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे IIT, नीट, जेई जो भी एग्जाम हो, CET एग्जाम हो, उसमें केवल और केवल बाइनरी सॉल्यूशन पे क्वेश्चन दिया गया है। लेकिन यहीं पर मैं एक कदम आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है, कोई ऐसा मिक्सचर है जिसमें इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हैं, अनकाउंटेबल कंपोनेंट्स हैं, यानी कि उनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर में हैं, तो क्या उनका मोल फ्रैक्शन निकाला जा सकता है क्या? तो आंसर है कि हाँ, उनका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ये इस फार्मूले की खासियत है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। कैसे निकाल सकते हैं, जरा इस बात को समझें। जैसे इफ अ सॉल्यूशन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट, इनफाइनाइट कंपोनेंट का मतलब इतने कंपोनेंट्स हैं कि उनको काउंट नहीं कर सकते हैं, और अगर मानते हैं देयर नंबर ऑफ मोल्स, उनके नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, N1, N2, N3, N4 ऐसे करते 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 जो तक कहाँ तक हैं, इन्फिनिटी तक हैं, तो ऐसी कंडीशन में हर एक कंपोनेंट का हम लोग मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो हम लोग कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट N1 हो गया, और सभी कंपोनेंट का N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 ऐसे करते करते जो तक कहाँ तक हो गया बेटा, N इन्फिनिटी तक हो गया। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हम लोगों ने किया। या इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे कह सकता हूँ सिंप्लीफाई कि ये N1 और ये समेशन ऑफ जितने भी कंपोनेंट हैं सबके सम के इक्वल होगा। इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि सेकेंड कंपोनेंट का मुझे निकालना है X2, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, यानी कि N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 ऐसे करते करते जो तक जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब के नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग सम करेंगे, या इसी को हम लोग कह सकते हैं यह N2 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ N इन्फिनिटी, ऐसे भी कह सकते हैं। इसी तरीके से तीसरा कंपोनेंट है, तो तीसरे कंपोनेंट के लिए मैं क्या कर सकता हूं, X3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थर्ड कंपोनेंट N3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, ऐसे सभी का इंडिविजुअली करके निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन या मिक्सचर ऐसा है जिसमें टोटल 100 कंपोनेंट्स हैं, तो अगर 99 कंपोनेंट का हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन इस मेथड से निकाला, तो 100 वाले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बहुत इजी तरीके से निकल सकते हैं। सबके मोल फ्रैक्शन का सम करने के बाद 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में वो 100 वाले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। जैसे बाइनरी सॉल्यूशन के लिए फार्मूला मैंने बताया था, उसी तरीके से फार्मूला इसके लिए भी होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ थर्ड कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ फोर्थ कंपोनेंट, ऐसे करते करते जो था अगर आप देखोगे तो जितने भी इनफाइनाइट कंपोनेंट हैं सबके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा किसके इक्वल होता है बेटा, ये 1 के इक्वल होता है। और ये बातें हमेशा होती है ऑलवेज, यानी कि कहने का मतलब है कि चाहे सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन हो, चाहे कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें इनफाइनाइट कंपोनेंट प्रेजेंट हो, तो किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा तो हमेशा 1 से कम ही होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 के इक्वल हो सकता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और इस सॉल्यूशन की ये खासियत है, इस फॉर्मूले की ये खासियत है मोल फ्रैक्शन की, कि किसी भी सॉल्यूशन में चाहे जितने भी कंपोनेंट
कंपोनेंट हो, सबका मोल फ्रैक्शन हम लोग बहुत इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात आप भूलिएगा नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं, मैं 10वें फार्मूले के बाद में बात करने जा रहा हूं। जो 10th फार्मूला है, उस फार्मूले को हम लोग कहेंगे फार्मूला ऑफ डाइल्यूशन, या डाइल्यूशन फार्मूला भी इसको कहते हैं, डाइल्यूशन फार्मूला। जरा समझिएगा कि डाइल्यूशन फार्मूला क्या है। ये मेरे पास कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में मैं किसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनाता हूँ, शुगर का सॉल्यूशन, सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाता हूँ। इस कंटेनर में जो सॉल्यूशन बन रहा है उसकी मोलैरिटी m1 है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम v1 है। अगर मैं इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऐड कर दूं तो ऐसी कंडीशन में ये सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा और ऐसी कंडीशन में वॉल्यूम चेंज होके v2 हो जाएगा, मोलैरिटी m2 हो जाएगा। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है, यानी कि डाइल्यूशन से पहले मोलैरिटी और वॉल्यूम और डाइल्यूशन के बाद जो मोलैरिटी और वॉल्यूम में जो चेंज होगा, जो रिलेशन होगा, उसी को कहते हैं डाइल्यूशन फार्मूला। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि मैंने शुगर सॉल्यूशन बनाया है और इसका वॉल्यूम v1 है और नॉर्मलिटी n1 है, आफ्टर डाइल्यूशन वॉल्यूम v2 हो जाता है, नॉर्मलिटी चेंज होकर n2 हो जाता है, तो इनके बीच में जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को हम लोग डाइल्यूशन फार्मूला कहेंगे। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं 10th फार्मूला, और ये 10th फार्मूला क्या है? ये 10th फार्मूला डाइल्यूशन फार्मूला है। डाइल्यूशन वर्ड का मतलब ही होता है पतला करना, फीका करना। अगर किसी सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्वेंट ऐड कर दें तो ऐसी कंडीशन में वो डाइल्यूट हो जाएगा, उससे रिलेटेड एक फार्मूला है, इसलिए इसको डाइल्यूशन फार्मूला कहा। अब ये देखिएगा, जैसे डाइल्यूशन के पहले कोई सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी m1 है और उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम v1 है। डाइल्यूशन के बाद उसकी मोलैरिटी चेंज होकर m2 हो जाता है, वॉल्यूम v2 हो जाता है। तो इनके बीच में ये जो रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, इस रिलेशन को कहा जाता है मोलैरिटी इक्वेशन कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, या इसी को डाइल्यूशन फार्मूला कहेंगे। ये कहलाता है मोलैरिटी इक्वेशन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एज द मोलैरिटी इक्वेशन। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये बिफोर क्या है, ये बिफोर डाइल्यूशन है, ये कहलाएगा बिफोर डाइल्यूशन, ये डाइल्यूशन के पहले है। और ये आप देख रहे हो ये कैसे है, ये आफ्टर डाइल्यूशन है, ये डाइल्यूशन के बाद है मोलैरिटी और वॉल्यूम। अब इस फार्मूले में 4 क्वांटिटी हैं, 4 में से कोई भी 3 क्वांटिटी पता है तो चौथा अननोन क्वांटिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमको m1 पता है, v1 पता है, m2 पता है तो v2 फाइंड कर सकते हैं। m1 v1 v2 पता है तो m2 फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको v1 m2 v2 पता है तो m1 फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से मैंने बोला कि अगर कोई सॉल्यूशन है तो बिफोर डाइल्यूशन उसकी नॉर्मलिटी n1 है, उसका वॉल्यूम v1 है। आफ्टर डाइल्यूशन उस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी n2 हो जाती है और वॉल्यूम v2 हो जाता है। तो इनके बीच में इस तरीके का रिलेशन आएगा। इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं नॉर्मलिटी इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ये देखिए, इट इज कॉल्ड एज द नॉर्मलिटी इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड एज द नॉर्मलिटी इक्वेशन। अब ये n1 v1 क्या है? ये n1 v1 आप ये देखो, ये बिफोर डाइल्यूशन है। और n2 v2 क्या है बेटा? ये आप देखोगे आफ्टर डाइल्यूशन कहलाएगा। ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं 11वां फार्मूला, और ये फार्मूला क्या है? फार्मूला ऑफ मिक्सिंग है। फार्मूला ऑफ मिक्सिंग क्या है? जरा इस बात को हम लोग समझते हैं कि फार्मूला ऑफ मिक्सिंग क्या है। इस बात को समझते हैं। वो बोतल भी देना बेटा जल्दी, समझिएगा। देखिए बेटा, मेरे पास 3 कंटेनर है। एक कंटेनर ये है, दूसरा कंटेनर ये है
और एक तीसरा कंटेनर ये है। अगर मैं इन तीनों कंटेनर में सेम सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनाता हूं, जैसे शुगर का सॉल्यूशन बना देता हूं, या सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना देता हूं, या मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना देता हूं, किसी का भी, लेकिन तीनों कंटेनर में सेम सब्सटेंस का सॉल्यूशन होना चाहिए। अब ये पहला वाला कंटेनर है, इसमें जो सॉल्यूशन बना हुआ है उसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है। दूसरे वाले कंटेनर में मोलैरिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है। तीसरे वाले कंटेनर में मोलैरिटी M3 है, वॉल्यूम V3 है। अब ये तीनों कंटेनर हैं, इन तीनों कंटेनर के सॉल्यूशन को मैं एक बड़े से कंटेनर में मिक्स कर देता हूं, डाल देता हूं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या देखोगे कि वॉल्यूम का तो एडिशनल इफेक्ट होता है, वॉल्यूम तीनों का ऐड हो जाएगा, लेकिन मोलैरिटी ऐड नहीं होगा, मोलैरिटी अलग होगा, उसको कहते हैं रिजल्टेंट मोलैरिटी। तो कई बार नीट में, जेई में, सीटी एग्जाम में, 11th-12th के एग्जाम्स में रिजल्टेंट मोलैरिटी के बारे में पूछा गया है। तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा अब मैं आपको बताने जाऊंगा, उसको कहते हैं फार्मूला ऑफ मिक्सिंग। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा, बिल्कुल सेम तरीके से आप समझिएगा कि ये मेरे पास जो तक 3 कंटेनर आपको दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग कलर के दिखाई दे रहे हैं, तीनों में मैंने सेम सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनाया है। सेम सब्सटेंस होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। या तो सब शुगर सॉल्यूशन हो, या सभी NaCl के सॉल्यूशन हो, या सभी पोटेशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन हो, किसी भी, लेकिन सेम सब्सटेंस होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अब अगर पहले वाले में, जैसे इसमें अगर मैं कहता हूं कि इसकी नॉर्मेलिटी N1 है और इसका वॉल्यूम V1 है, दूसरे वाले की नॉर्मेलिटी N2 है, वॉल्यूम V2 है, तीसरे वाले की नॉर्मेलिटी N3 है और वॉल्यूम V3 है। अब इन तीनों कंटेनर के सॉल्यूशन को मैं एक बड़े से कंटेनर में डाल देता हूं, मिक्स कर देता हूं आपस में। तो ऐसी कंडीशन में वॉल्यूम का तो एडिशनल इफेक्ट होगा, लेकिन नॉर्मेलिटी का एडिशनल इफेक्ट नहीं होता बेटा। नॉर्मेलिटी चेंज हो जाया करती है, और जो नॉर्मेलिटी नया आएगा उसको कहते हैं रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी आता है मिक्सिंग के बाद। तो इसका फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, इसी को कहते हैं फार्मूला ऑफ मिक्सिंग कहते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, फार्मूला ऑफ मिक्सिंग बताने जा रहा हूं। देखिए यही मैजिकल फार्मूला है, ये फार्मूले आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, मैं पढ़ा रहा हूं आपको। देखिए 11वां फार्मूला बताने जा रहा हूं, और ये फार्मूला है फार्मूला ऑफ मिक्सिंग। देखिए 11th फार्मूला अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, और इस फार्मूले को कहते हैं फार्मूला ऑफ मिक्सिंग। जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल समझाया अभी, उस एग्जांपल में मैंने 3 कंटेनर लिया था। नंबर ऑफ कंटेनर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, वो क्वेश्चन की कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो मैंने अपने एग्जांपल्स में 3 कंटेनर लिया है, तो 3 कंटेनर को लेके मैं बताने जा रहा हूं। बस आप ध्यान रखिएगा कि ये जो सॉल्यूशन होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सॉल्यूशन ऑफ सेम सब्सटेंस का सॉल्यूशन होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अलग अलग सब्सटेंस का नहीं होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, तब ये फार्मूला ऑफ मिक्सिंग, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। जैसे आप देखिएगा मैंने 3 कंटेनर लिया था। पहले वाले कंटेनर में जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी M1, वॉल्यूम V1, दूसरे वाले कंटेनर का मोलैरिटी M2, वॉल्यूम V2 है बेटा, और इसी तरीके से तीसरे वाले कंटेनर का मोलैरिटी M3 है, वॉल्यूम V3 है। अब अगर तीनों कंटेनर को हम लोग एक बड़े से कॉमन कंटेनर में मिक्स कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो नया मोलैरिटी आएगा उसको रिजल्टेंट मोलैरिटी MR कहते हैं, लेकिन जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का एडिशनल इफेक्ट होगा, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। अब इसी फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर हमको रिजल्टेंट मोलैरिटी MR फाइंड आउट करनी है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, M1 इंटू V1 प्लस
M2 इंटू V2 प्लस M3 इंटू V3, ये तीनों हो गया, डिवाइडेड बाई अगर हम लोग देखें तो ये V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो गया बेटा ये फार्मूला। देखिए कितना मैजिकल फार्मूला है, कितना इंटरेस्टिंग फार्मूला है। इसको कहते हैं रिजल्टेंट मोलैरिटी कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये फार्मूला बना, इसको कहेंगे रिजल्टेंट मोलैरिटी कहेंगे। ये देखिए इसको हम लोग कह सकते हैं रिजल्टेंट मोलैरिटी, ये रिजल्टेंट मोलैरिटी कहलाता है। और रिजल्टेंट मोलैरिटी अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ये बात। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा फार्मूला हम लोग देखें, 3 कंटेनर है और तीनों कंटेनर में सेम सब्सटेंस का सॉल्यूशन बना है, जिनकी नॉर्मलिटी N1 N2 N3 है, और तीनों कंटेनर में वॉल्यूम V1 V2 V3 है, और तीनों कंटेनर के सॉल्यूशन को मैं एक कॉमन कंटेनर में मिक्स कर देता हूं, तो वॉल्यूम का तो एडिशनल इफेक्ट होगा, लेकिन नॉर्मलिटी में जो चेंज आएगा उसको रिजल्टेंट नॉर्मलिटी कहते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले वाले कंटेनर का नॉर्मलिटी N1, उसका वॉल्यूम V1, दूसरे वाले का N2, उसका वॉल्यूम V2, तीसरे वाले का नॉर्मलिटी N3, वॉल्यूम V3 है। अगर इन तीनों को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद जो रिजल्ट नॉर्मलिटी आएगी उसको रिजल्टेंट नॉर्मलिटी कहेंगे, और वॉल्यूम का एडिशनल इफेक्ट V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। अब इसी को अगर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जरा इस बात को समझिएगा कि रिजल्टेंट नॉर्मलिटी NR इक्वल टू यहाँ पर N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों वॉल्यूम का सम हो जाएगा। ये फार्मूला बना, ये ध्यान दीजिएगा कितना प्यारा फार्मूला है, इसलिए मैंने मैजिकल फार्मूला नाम दिया है। ये कहलाएगा रिजल्टेंट नॉर्मलिटी, दिस इज कॉल्ड एज द रिजल्टेंट नॉर्मलिटी। और यहाँ पर सॉल्यूशन को मिक्स किया जा रहा है कॉमन कंटेनर में, इसलिए इस फार्मूले को हमने नाम दिया फार्मूला ऑफ मिक्सिंग। तो ये आपने देखा, मैंने 11वां फार्मूला बताया, 11वां फार्मूला बताया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और फार्मूले बताने जा रहा हूं। उन फार्मूलों में मैं रिलेशन बताऊंगा आपको, जैसे नॉर्मलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है। दूसरी बात मैं बताऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और नॉर्मलिटी में क्या रिलेशन होता है। तो ये मैं आपको फार्मूले बताने जा रहा हूं, इन फार्मूलों को आप ध्यान दीजिएगा। 12वां फार्मूला बताने जा रहा हूं, इन फार्मूलों को ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग 12वें फार्मूले की बात करते हैं, ये देखिए, तो अब मैं आपको रिलेशन बताने जा रहा हूं नॉर्मलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन। तो रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी कैपिटल M, इनके बीच में हम लोग रिलेशन देखेंगे। देखिए ये रिलेशन कितना आसान है। अगर हम लोग रिलेशन देखें यहां पर, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है नॉर्मलिटी इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट सब्सटेंस का मास, और इसको मैंने W2 सिंबल से माना है और इसको हमेशा ग्राम के टर्म में लेंगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का मोलर मास है,
जिसको कैपिटल M2 सिंबल से लिखेंगे, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और हमेशा मैंने बताया है आपको कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर या डेसीमीटर क्यूब में होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, लीटर या डेसीमीटर क्यूब में होगा। और यहाँ पर एन फैक्टर के बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपको अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है। अगर इस फॉर्मूले को हम लोग देखें तो क्या इतना फार्मूला यहाँ से लेकर ये जो फार्मूला है, ये क्या ये मोलैरिटी का फार्मूला नहीं है? है। मोलैरिटी का यही फार्मूला होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, ये मोलैरिटी हुआ। तो ऐसी कंडीशंस में क्या रिलेशन आया कि नॉर्मलिटी इक्वल टू, इसकी जगह मैं मोलैरिटी लिख दूं, ये है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर है। ये देखिए ये फॉर्मूला आ गया, या इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो मैं इसी को ऐसे कह सकता हूं, मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर से हम लोग डिवाइड करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इस बात को भूलिएगा मत। यहां पर यह एन क्या है? यह एन कहलाता है नॉर्मलिटी। यह एम क्या कहलाता है? यह कहलाता है मोलैरिटी। और अलग अलग सब्सटेंस के लिए एन फैक्टर की वैल्यू अलग अलग होती है। ये क्या है? मोलैरिटी। एन क्या है? नॉर्मलिटी। और ये एन फैक्टर है। ये फॉर्मूले से रिलेशन आया, और ये रिलेशन किसके किसके बीच में आया? ये रिलेशन आया नॉर्मलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन आया। अगले फॉर्मूले में मैं आपको रिलेशन बताने जा रहा हूं, मोलैरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बीच में रिलेशन। आगे देखिएगा, ये मैं आपको 13th फार्मूला बताने जा रहा हूं, 13वां फार्मूला बताने जा रहा हूं। और इस 13वें फार्मूले में मैं बताने जा रहा हूं रिलेशन शिप बिटवीन मोलैरिटी, मोलैरिटी का मतलब कैपिटल एम, एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया है कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की यूनिट ग्राम पर लीटर होती है या ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट के कितने ग्राम प्रेजेंट होते हैं, इसी को स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मूले से हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन जो है पता कर सकते हैं, रिलेटिव कि वो कितना डाइल्यूट है या वो कितना कंसंट्रेटेड है, इस बात को पता कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अब हम लोग मोलैरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बीच में रिलेशन देखेंगे। आपको मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है कि अगर हम लोग बात करते हैं कि मोलैरिटी, तो मोलैरिटी इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट W2, ये ग्राम में होता है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट N2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर या डेसीमीटर क्यूब में होगा हमेशा। ये मैंने आपको बताया है। अब अगर एक बात को देखें तो ये फार्मूला मोलैरिटी का हुआ, लेकिन यहाँ पे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट से लेकर ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है यानी कि ग्राम पर लीटर, क्या ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन नहीं है? है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की यूनिट मैंने आपको क्या बताया है? ग्राम पर लीटर या ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट के कितने ग्राम प्रेजेंट होते हैं, उसी को स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो अब इसी फॉर्मूले को मैं रिलेशन के फॉर्म में चेंज कर रहा हूं। देखिए कितना इजी है। ये मोलैरिटी इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये देखिए स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ किस में होता है? हमेशा ग्राम पर लीटर या ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में होता है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये देखिए
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट के मोलर मास को मैंने M2 सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। ये आपका फार्मूला बना, और ये कौन सा फार्मूला बना? ऐसा फार्मूला जिसमें हम लोगों ने रिलेशन देखा मोलैरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बीच में, यानी कि मोलैरिटी इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसी तरीके का मैं आपको रिलेशन बताने जा रहा हूं 14 फार्मूले में, नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में। आइए देखते हैं 14 वाले फार्मूले में रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये हम लोग फार्मूला देखेंगे, ये 14 फार्मूला पढ़ेंगे। 14th फार्मूला, फार्मूला नंबर 14, और ये फार्मूला है रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की यूनिट क्या होती है? इसको कहते हैं ग्राम पर लीटर में, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट के जितने भी ग्राम प्रेजेंट होते हैं उसी को स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है। अगर हम लोग देखें तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ये ग्राम के टर्म में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर या डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए, इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर की वैल्यू अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है। ये फार्मूला ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, आपको मैंने नॉर्मेलिटी में ये फार्मूला बताया हुआ है। अगर इस फार्मूले को हम लोग देखें तो ये गिवन मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर या डेसीमीटर क्यूब में, यानी कि ग्राम पर लीटर, क्या ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन नहीं है? है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट के जितने ग्राम प्रेजेंट होंगे। तो ये देखिए, ये एक फार्मूला बना, ये ग्राम पर लीटर। तो इसी फार्मूले को मैं कह सकता हूं नॉर्मेलिटी इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में, इनटू एन फैक्टर, ये देखिए ये एन फैक्टर, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हो गया मोलर मास, किसका मोलर मास हो गया? सॉल्यूट का। सॉल्यूट के मोलर मास को मैंने M2 सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। तो ये रिलेशन आ गया नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बीच में रिलेशन आ गया। ये देखिए कितना इजी है रिलेशन। अगर आप देखो तो दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। मोलैरिटी इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और एन फैक्टर बस मल्टीप्लाई हो गया है। तो दोनों फॉर्मूले मिलते जुलते हैं। आप बहुत इजी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक फार्मूला जिसमें सॉल्यूट सब्सटेंस के परसेंटेज, सॉल्यूशन के मोलैरिटी, सॉल्यूशन की डेंसिटी, इसके साथ रिलेशन है। तो इस रिलेशन को हम लोग देखेंगे। ये देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फार्मूला रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी, परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये फार्मूला हम लोग देखेंगे और ये फार्मूला हो गया 15th फार्मूला हो गया, 15वां फार्मूला हो गया। इस फार्मूले को हम लोग देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको 15 फार्मूला बताने जा रहा हूं और ये फार्मूला है रिलेशन शेप बिटवीन मोलैरिटी, मोलैरिटी का मतलब कैपिटल M, परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो भी परसेंटेज वेट दिया गया है, एंड
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी जिसको मैं स्मॉल डी सिंबल से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसके बीच में रिलेशन से रिलेटेड ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप लोग समझिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है और उस क्वेश्चन में सॉल्यूट सब्सटेंस का परसेंटेज वेट दिया जाएगा, जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी दी जाती है। तो मोलरिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है, मैजिकल फार्मूला। देखिएगा, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, मोलरिटी का मतलब कैपिटल M इक्वल टू परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन में सॉल्यूट का वेट परसेंटेज के फॉर्म में, जैसे 2%, 10%, 20%, 25% कुछ ऐसे दिया रहेगा, इनटू 10 इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट का नाम दिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, सॉल्यूट का नाम दिया गया तो हम लोग मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं इजी तरीके से। तो ये हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और मैंने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए सिंबल M2 डिसाइड किया है। ये देखिए बेटा, तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम लोगों ने रिलेशन देखा, मोलरिटी, परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूशन के डेंसिटी के बीच में। ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए। इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताने जा रहा हूं। हाय स्टूडेंट्स, अब मैं आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताने जा रहा हूं, और इन फार्मूलों के हेल्प से आप जेई में, नीट एग्जाम में, सीईटी एग्जाम में, 11th-12th क्लासेज में जो क्वेश्चंस आते हैं, सीधे सीधे फार्मूला पुट करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। जो क्वेश्चन आपको एक पेज में सॉल्यूशन आएगा, इन फार्मूलों के यूज से आपको 4 लाइन में, यानी कि विद इन मिनट आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ये मैजिकल फार्मूला मैंने इसका नाम दिया है, आप देख रहे हैं कि मैजिकल फार्मूला। और इन फार्मूले में मैं आपको 5-6 फार्मूले बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ऐसे मैं आपको डिफरेंट फार्मूले बताऊंगा, और इन फार्मूले के सीधे सीधे अप्लाई करके आप 4 लाइन के अंदर क्वेश्चन, यानी कि विद इन मिनट कर सकते हैं। जिन क्वेश्चन को करने में 10 मिनट का टाइम लगता है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो था 1 से लेकर 2 मिनट में वो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और अगर आपको प्रैक्टिस है तो इतना भी टाइम नहीं लगेगा। ये फार्मूले आपको याद होना चाहिए। जैसे मैंने पहला फार्मूला लिखा है, रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को X2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट से भी इसका रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहां पे मैंने लिखा है कि मोलरिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस X2, यानी कि 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। ये कैपिटल M1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मैं लिख देता हूं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये स्मॉल m ये कहलाएगा मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर ये X2 जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कहलाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये कहलाएगा। ये M1 क्या कहलाएगा, इसको कहते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट सब्सटेंस के मोलर मास को मैं m1 से रिप्रेजेंट किया हूं, मैंने मान लिया इसके लिए सिंबल m1, ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। अब आप देखो, हम जानते हैं कि x2 अगर पता है तो x2 यानी कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता है तो सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं। कैसे? 1 माइनस x2 करेंगे, है ना, ये x2 है तो अगर x2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, x2 इक्वल टू 1 माइनस x1 कर सकते हैं। तो मैंने x2 की जगह 1 माइनस x1 कर दिया, देखिएगा ध्यान से। फिर ये 1 माइनस x2 है, 1 माइनस x2 किसके इक्वल होता है, x1 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होता है। तो मैं इसी फॉर्मूले को यहां पे आप देख रहे हो कि ये m क्या है, ये है मोलैलिटी है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये x1 क्या है, ये कहलाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये कहलाएगा। और ये m1 क्या है, इस m1 को हम लोग कहते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कहते हैं। ये देखिए, इसको कहते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये कहलाता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। फिर इसी तरीके से मैं आपको अगला फॉर्मूला बता रहा हूं, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। कई बार क्वेश्चन में सॉल्यूशन की डेंसिटी दी जाती है, मोलैलिटी दी जाती है, मोलैलिटी फाइंड आउट करना होता है, या मोलैलिटी दी जाती है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी जाती है और मोलैलिटी फाइंड आउट करना होता है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज आप कर सकते हो। देखिएगा यहां पे 1/m है, ये स्मॉल m क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये सॉल्यूशन की मोलैलिटी है। यहां पर कैपिटल M क्या है, ये मोलैरिटी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसको मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। और ये D क्या है, D कहलाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड एज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है। और बेटा याद रखिएगा कि सॉल्यूशन की डेंसिटी हमेशा ग्राम पर मिलीलीटर या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया होता है, जिसको आपको पर लीटर में, ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। यह हमेशा ग्राम पर मिलीलीटर या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के टर्म में क्वेश्चन में दिया रहता है, कभी आप चेंज मत कीजिएगा। फिर यहां पे आप देखो, ये M2 जो आपको दिखाई दे रहा है, इस M2 को कहते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कहते हैं। मैं कैपिटल M2 कर दे रहा हूं, कैपिटल M2। ये कैपिटल M2 आपको जो दिखाई दे रहा है, ये कहलाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कहलाएगा। ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये कहलाता है। अगर सॉल्यूट सब्सटेंस का नाम हमको पता है, क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम लोग बहुत इजी तरीके से मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसका 100, NaCl है तो 58.5 ग्राम हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से ग्लूकोज दिया है तो 180 ग्राम पर मोल हो गया, सुक्रोज दिया है तो 342। तो आपको इतना प्रैक्टिस होना चाहिए सब्सटेंस का कि अगर सब्सटेंस का नाम है सीधे तो आपको मोलर मास पता होना चाहिए। फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि डेंसिटी हमेशा क्वेश्चन में ग्राम पर मिलीलीटर या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के टर्म में दिया रहता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने दो फार्मूले आपको बताया। अब मैं आपको आगे फार्मूले बताने जा रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, मैं इसी सीरीज में, मैजिकल फार्मूले की सीरीज में थर्ड रिलेशन बताने जा रहा हूं, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। और किसके मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन के बीच में मैं रिलेशन बताने जा रहा हूं। ये आप देखिए, मैंने लिखा है कि मोलैरिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। ये मोलर मास सॉल्वेंट को मैं कैपिटल M1 से कर देता हूं, ये देखिए। और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है और ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, इसको मैं कैपिटल M2 से कर देता हूँ, इस सिंबल से कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। ये M क्या है, ये है मोलर कंसंट्रेशन,
जिसको कहते हैं मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। यहां पर x1 और x2 क्या है, ये x1 एंड x2 ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली, ये कहलाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट रिस्पेक्टिवली, यानी कि x1 सॉल्वेंट के लिए मोल फ्रैक्शन और x2 किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर यहां पर ये कैपिटल M1 और कैपिटल M2 क्या है, ये कैपिटल M1 और कैपिटल M2 ये कहलाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली। ये देखिए, इसको मैं कहूँगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये D क्या है, D डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, इट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। जैसा मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में सॉल्यूशन की डेंसिटी हमेशा ग्राम पर मिलीलीटर या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लीटर में है दिया होगा, इसमें किसी भी तरीके का आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर इसी क्वेश्चन को, इसी फॉर्मूले को मैं जो था रिलेशनशिप फाइंड कर सकता हूं नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में। देखिए कैसे कर सकते हैं। अगर मैं इसी फॉर्मूले में रिलेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो आप जानते हो कि मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय n फैक्टर होता है। तो मैं यहां पे मोलैरिटी की जगह लिख रहा हूं, देखिएगा नॉर्मेलिटी का मतलब कैपिटल N हो गया डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर को वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं। अलग अलग सब्सटेंस के लिए n फैक्टर की वैल्यू अलग अलग तरीके से निकाली जाती है, मैंने बताया है सारा तरीका डिटेल में। इक्वल टू, फिर यही चीज लिख लेंगे, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1000 इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। या इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा n फैक्टर, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये देखिए फॉर्मूले से फॉर्मूला निकल रहा है, फॉर्मूले से फॉर्मूला डिराइव हो रहा है। अगर आपको एक फार्मूला पता है तो आप उससे 4 अलग अलग फार्मूले रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बातें आपको क्लियर हो गई, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड मोलैलिटी। मोलैलिटी और सॉल्युबिलिटी के बीच में किस तरीके का रिलेशन होता है, ये मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट फार्मूला बताने जा रहा हूं, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड सॉल्युबिलिटी। जैसा आप जानते हो कि सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस विच कैन बी डिजॉल्व इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट या फिक्स मास ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसी को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। जैसे अगर मेरे पास एक सर्टेन अमाउंट वाटर है 100 ग्राम, और किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर इस 100 ग्राम वाटर में जितना कोई भी मैक्सिमम सॉल्यूट सब्सटेंस डिजॉल्व होगा, और तब तक डिजॉल्व होता रहेगा जब तक कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाता है, यही इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस इन ग्राम विच कैन बी डिजॉल्व इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मान लेते हैं 100 ग्राम एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर टिल द फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। इसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब अगर हम लोग
फाइंड आउट करते हैं रिलेशन किसके किसके बीच में। देखिएगा, फोर्थ में फॉर्मूला लिख रहा हूं, रिलेशन शिप बिटवीन मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं एंड सॉल्युबिलिटी को हम लोग सिंबल S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर ये इसकी यूनिट होती है जो मोलर कंसंट्रेशन की होती है, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी सब्सटेंस के जितने भी मैक्सिमम मोल्स डिजॉल्व हो सकते हैं, अमाउंट डिजॉल्व हो सकता है, वही सॉल्युबिलिटी कहलाता है। तो आप देखिए, मोलैलिटी यानी कि स्मॉल m इक्वल टू सॉल्युबिलिटी हो गया ऑफ सब्सटेंस इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस का मोलर मास, जिसके लिए मैंने सिंबल M2 असाइन किया है। ये मान लिया है, ये फार्मूला होता है मेन फार्मूला। ये देखिए, अगर इसी फार्मूले को हमको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे कर सकते हैं। आप जानते हो कि मोलैलिटी का फार्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, किलोग्राम में। ये देखिए, इसी मोलैलिटी की जगह मैं लिख सकता हूं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ये ग्राम में होगा डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 हो गया इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में होना चाहिए। और अगर किसी क्वेश्चन में ग्राम में दिया गया है तो ग्राम में दिया गया है, अगर ये ग्राम में दिया गया है, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया है, तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 कहाँ पे आ जाएगा बेटा, यहाँ पर, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट हमेशा किलोग्राम में होना चाहिए। इक्वल टू ये सॉल्युबिलिटी हो गया इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। अब अगर आप देखो तो सेम सॉल्यूट सब्सटेंस है तो मोलर मास और मोलर मास कैंसिल हो जाएगा, यहां से 1 0, यहां से 1 0 कैंसिल होगा बेटा। अब अगर हम लोग देखेंगे तो क्या फार्मूला बन रहा है, इसी फार्मूले को मैं कह सकता हूं कि सॉल्युबिलिटी इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ये ग्राम के टर्म में होगा, डिवाइडेड बाय यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट हमेशा किलोग्राम में लेंगे, ग्राम में था तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया था जो ऊपर आ गया था, इनटू 100। ये देखिए, ये फार्मूला बन गया, ये फार्मूला सॉल्युबिलिटी का बन गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पर ये S क्या है मैंने पहले बताया हुआ है, फिर लिख देता हूँ, ये सॉल्युबिलिटी है। ये W1 क्या है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट सब्सटेंस का मास। W2 क्या है, ये मास ऑफ सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट का मास है। तो ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इस सीरीज में आपको 4 मैजिकल फार्मूला बताए और आप यकीन मानिए कि इन फार्मूलों के एप्लीकेशन से आपका न्यूमेरिकल बहुत शॉर्ट हो जाता है। मतलब जो न्यूमेरिकल 10 लाइन में निकल रहा है, आप बहुत इजी तरीके से 3 से लेकर 4 लाइन में निकाल सकते हो। जिस न्यूमेरिकल को करने में आपको 10 मिनट का टाइम जा रहा है, उस न्यूमेरिकल को आप 1 से लेकर 2 मिनट में ही कर सकते हैं, और अगर आपको प्रैक्टिस है तो विदिन मिनट भी कर सकते हैं। ये मेरा दावा है। तो आज मैंने जो आपको समझाया, ये सारा का सारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस के सारे फार्मूले कंप्लीट हो गए। तो अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए वीडियो लेक्चर पसंद आए हैं, समझ में आया है, तो आप मेरे YouTube चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।